बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कराची में होने वाली बारिशों के हवाले से। पूरे मुल्क में ही बारिशों का सिलसिला जारी है और मानसून का ये दूसरा स्पेल जो कि जिसे प्री मानसून भी कहा जा सकता है या अर्ली मानसून कहा जा सकता है, इसने शहर में तबाही मचा दी। ख़ास तौर पे साउथ का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट साउथ का, उसमें बड़ी हद तक तबाही हुई और तमाम सड़कें ज़ेर आब आ गईं, गलियां ज़ेर आब आ गईं, यहाँ तक कि घरों में भी पानी दाखिल हो गया। इलाके में जो बेसमेंट्स मौजूद थे उनमें भी पानी भर गया, इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। इसके अलावा डिफेंस क्लिफ्टन के जो अंडर पासिस थे वो भी आम पब्लिक के लिए बंद कर दिए गए, इसलिए कि वो ज़ेर आब आ गए थे। नाज़रीन, ये पहली दफ़ा की बारिशें नहीं थीं, माजी में भी इस तरह की बारिशें होती रही हैं। बल्कि अगर ये कहा जाए कि हर 2 से 3 साल बाद मानसून का एक ऐसा यानी स्पेल आता है जिसमें कि तवक्को से ज़्यादा बारिशें होती हैं या पिछले रिकॉर्ड टूट जाते हैं, तो ये गलत ना होगा। लेकिन क्या वजह है कि दावे बड़े किए गए और 2020 में जो कुछ हुआ था, जब 1 घंटे के दौरान 120 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और पूरा शहर जो है वो ज़ेर आब आ गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि जी नाले भी साफ़ किए जाएंगे, नदियों को चौड़ा भी किया जाएगा, तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे, न सिर्फ हमारी जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी जानिब से, बल्कि डिफेंस कैंटोनमेंट बोर्ड के जो एरियाज़ हैं उनमें भी यही कहा गया था। लेकिन नाज़रीन, ये दावे ही रह गए और जब ईद के पहले रोज़ रात गए से जो बारिश शुरू हुई और ख़ास तौर पे जो ईद के दूसरे रोज़ सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की बारिश हुई, जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 142 मिलीमीटर बारिश हुई, उससे शहर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की अबतर सूरत हाल थी वो वाज़े हो गई। आवाम के लिए न सिर्फ कुर्बानी करना मुश्किल हो गया, बल्कि उसके साथ साथ सड़कों पर सफ़र करना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया। नाज़रीन, क्या इसकी ज़िम्मेदार जो है वो हमारे बल्दियाती इदारे हैं या जो पिछली हुकूमतें रही हैं वो हैं या मौजूदा हुकूमत है? हर शख्स या हर पार्टी जो है एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती नज़र आती है। हुकूमत सिंध का भी ये कहना है कि जी तमाम वसाइल बरूकार लाए गए, लेकिन ये कुदरती आफत है और इस किस्म की जब भी ज़्यादा बारिश होगी ये सूरत हाल आवाम को फेस करनी पड़ेगी। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये कहना था कि उन्हें हर सूरत में कराची जो है वो कीचड़ से पाक चाहिए, यानी सफाई सुथराई हो जानी चाहिए। साथ साथ जो उन्हें ब्रीफिंग दी गई, उनको बताया गया कि जी कॉजवे पे अब जो है वो ट्रैफिक चल रहा है और इस तरीके से मुख्तलिफ एरिया जहाँ जहाँ पानी था, जहाँ जो ज़ेर आब आए थे, उनको क्लियर कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि क्या ऐसे शहर जो यूरोप में मौजूद हैं, जहाँ बल्कि वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद मिसाल दी लंदन की कि जहाँ पे 365 में से 300 दिन बारिश होती है, या जो मगरबी दुनिया के ऐसे शहर हैं जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे कई मिलीमीटर या कई 100 मिलीमीटर बारिश होती है, क्या उनमें भी इसी तरह पानी भर जाता है या हम कराची की हालत बेहतर नहीं करना चाहते? बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, सिद्रा इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। सिद्रा, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। बारिश का पानी आया आपके घर, आपकी गली में? जी बिल्कुल। देखिए, बारिश का पानी तो पूरे शहर की जो सूरत हाल थी, सबको पता है कि ये रोशनियों का शहर जो है, ये इसमें जगह जगह खून और ओझड़ियाँ भी तैर रही थी, लोगों के सड़कों पे भी पानी था, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में भी पानी आया था। लेकिन बात यह है कि हम शायद इल्ज़ाम हर दूसरे पर लगाते हैं, एक दूसरे पर। लेकिन सिद्रा, अगर ये बात की जाए कि आपकी भी हुकूमत तकरीबन 4.25 साल रही है और कराची से जो मेजॉरिटी है मैंडेट की वो आपको दी गई, यानी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रही, तो अगर यही सवाल सिंध हुकूमत भी करेगी जी आपने शहर के लिए क्या किया, आपकी चले हमने काम नहीं किया, आपकी वफाकी हुकूमत ने क्या काम किया कराची के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा तफसील से इस बात का जवाब दूंगी। बड़ा अहम सवाल आपने किया जी। लेकिन डॉक्टर साहब, तारीख और इस वक्त जो हमारा डेटा है वो गवाही देता है इस बात की कि सूबा सिंध को जितना NFC से कमिटेड था उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने इनको पहुंचाया। तमाम पैसे इनको पहुंचाए गए, लेकिन वो खर्च नहीं होते। आप हर साल का सूबा सिंध की हुकूमत का बजट उठा के देख लें,
बड़े बड़े फिगर्स बजट में रखे जाते हैं क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, एक्सीलेंस नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर नहीं होता, इससे तरक्की नहीं होती शहर में। आपके और मेरे बचपन में इस शहर के, कराची शहर के स्कूल बेहतर थे, अस्पताल बेहतर थे, सड़कें बेहतर थी, साफ पार्क हमें नजर आ जाते थे। हम सब इसी शहर में पल बढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज 15 साल मुसलसल हुक्मरानी के बाद कराची वो जो इंजन है सूबे सिंध का और पूरे मुल्क का, उसके टैक्स कलेक्शन के बावजूद शहर कराची को बुरी तरह धकेल दिया गया है। बारिश में परेशानी में, बिजली के बुहरान में, सड़कों के फुकदान में, बसेस, पब्लिक, मतलब जिस चीज की मैं बात करूं वो अफसरी का शिकार हो चुकी है। लेकिन जब ये सवाल करते हैं ना मुराद अली शाह, तो बड़े वो अफसोस होता है ये सुनकर कि जी ये तो ज्यादा बारिश हो गई इसलिए ज्यादा पानी आ गया। ठीक इस तरह नहीं होता। इसी मुल्क के 2 शहर और हैं, लाहौर और सांबा, जहाँ पे कराची से ज्यादा बारिश होती है और हालात बहुत बेहतर होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के लिए प्लान किया जाता है। कराची का मास्टर प्लान कहाँ है? सिंध हुकूमत ने एक मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाई थी जिसके ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ। मैंने इस शहर का मास्टर प्लान ही नहीं देखा। आरिफ हसन साहब आज से 50 साल प्लान को लेकर आज तक कह रहे हैं कि ये हाल भी नहीं होता कराची का अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो सबसे बड़ी मुजरिम है शहर कराची की, अगर उनको पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुली छुट्टी नहीं दी होती। बड़े बड़े प्लाजा बन गए हमारे नालों पर। मुस्तफा कमाल के दौर में ब्रिजेस बने लेकिन नाले नहीं बने। हैदरी, नॉर्थ आजमाबाद, आयशा मंजिल क्यों डूबता रहा? क्योंकि ब्रिजेस तो बने लेकिन नाले नहीं बने। जब गुज्जर नाले पे पिछले 2 साल में काम हुआ तो आज आप आके देखें कि इस तरफ से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई गली नहीं डूबी। ठीक है, किसी के घर के अंदर वो तबाही नहीं आई। हमने इस शहर में देखा था कि पिछली दफा की बारिशों में गुज्जर नाले के करीब घर के बाहर बच्चे करंट लगने से मर गए थे क्योंकि पानी 2 दिन खड़ा रहा। देखिए, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये 100% जिम्मेदारी और इख्तियार, ये दोनों चीजें मुराद अली शाह के पास हैं। ठीक है, अगर नहीं डिलीवर होता कुर्सी से उतर जाएं, किसी और को सीएम बना दें, आप अपनी पार्टी में से किसी बेहतर इंसान को मौका दे दें। अब देखिए, सारे डिपार्टमेंट्स ना उन्होंने अपने कलम अपनी कुर्सी के नीचे रखे हैं। होम डिपार्टमेंट उनके नीचे, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके नीचे, प्लानिंग कमीशन के हेड वो, लोकल गवर्नमेंट बुरी तरह इस वक्त नाकाम नजर आते हैं। आप ये देखें कि इस दफा की बारिशों में तो जो हर साल ये कर देते थे ना, एक तफसील कमेटी, क्योंकि रेल इमरजेंसी की कमेटी है, ये वाला मिनिस्टर इस जगह का जिम्मेदार होगा, ये मिनिस्टर इस जगह का जिम्मेदार होगा, इस साल तो ये भी नहीं किया। हमें शहर कराची में कहीं रेन मैनेजमेंट सिस्टम नजर नहीं आया। पीडीएम में कोई खतीर बजट दिया जाता है, नौकरियां चल रही है, रनिंग करंट एक्सपेंडिचर चल रहा है पूरे इतने बड़े इदारे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। कहाँ है भाई? कराची की तो हर गली में डिजास्टर देखा, चाहे मैं अवामी कॉलोनी की बात करूं या बिलाल कॉलोनी की बात करूं। लेकिन सिद्रा, सिंध हुकूमत का ये भी कहना है कि पहले जहां 10-10 दिन 20-20 दिन पानी खड़ा रहता था, वहां अब 2 दिन में पूरा शहर जो है क्लियर कर दिया गया है। जहां जहां पानी की निकासी में मसाइल आए थे उनको दूर कर दिया गया है। चाहे मेरे भाई, ये वही बातें उन्होंने की, वो जहां पर सड़क थोड़ी सी ऊपर थी, सूखी थी, वहां जाके उन्होंने वीडियोस बना लिया। आप खुर्रमशह जमान के वीडियोस देखें और आप अभी चले जाएं, मैं गारंटी देती हूँ पीपल्स पार्टी को, इस वक्त चले जाएं खैबान बुखारी, जो सबसे पॉश खयाबान और इंतहाई एक्सपेंसिव इलाका है शहर का, और वहां जाके देखिए अभी तक बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। लेकिन 5-6 पूरा बुखारी कमर्शियल सब डूबा पड़ा हुआ है। आज 3 से 4 दिन हो गया, अब दूसरा स्पेल हम देख रहे हैं। आप इस पर शहर में, लेकिन सिद्रा, वहाँ का जो निजाम है उस पर आप सिंध हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकती, इसलिए कि वहाँ के जो सिविल अथॉरिटीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहाँ पे उनका कोई ताल्लुक जो है वो सिंध हुकूमत से या कराची के जो केएमसी है उससे नहीं है। तमाम अथॉरिटीज जितनी भी शहर के अंदर, सूबे के अंदर हैं, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिस्टम है। सिस्टम क्या है जी? सिंध हुकूमत का। सिंध हुकूमत ने क्यों नहीं कॉल किया, क्यों नहीं एक्शन कॉल किए जाते, क्यों नहीं शहर के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज हैं, नया नाजमाबाद, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। कल इसी तरह जो नई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं शहर के अतराफ में, कल सिंध हुकूमत कहेगी जी हाउसिंग सोसाइटी का इशू हमारा नहीं है। पब्लिक से रिलेटेड हर इशू आइन के तौर पर, आईनी
सतह पर जिम्मेदारी इस वक्त मौजूदा सूबाई हुकूमत की है। ये तमाम यूटिलिटीज उनकी जिम्मेदारी है, उनको एग्रीमेंट्स करने हैं, उनको लॉज इंप्रूव करने हैं, उनको सारे काम डिलीवर करने हैं आवाम को रिलीफ पहुंचाने के। लेकिन किस इलाके में इस वक्त रिलीफ है? मुराद अली शाह साहब अपने वीडियो से, लेकिन सिद्रा मुझे ये बताएं कि आपकी जानिब से यानी साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से, इमरान खान की जानिब से पहले 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, फिर 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान इन्हीं बारिशों के बाद किया गया था। शुरू में आप ये कहते रहे कि जी हमें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, 3.5 पौने 4 साल गुजरा, आपकी हुकूमत भी चली गई। बड़ा अरसा होता है 3.5 पौने 4 साल किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन किसी किस्म का कोई हमें जो यानी जो ग्रीन लाइन मंसूबा जहां तक उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग थी, जितना काम आपकी हुकूमत आने से पहले जितनी लेंथ उसकी मौजूद थी, सिर्फ वही बड़ी मुश्किल से 3-3.5 साल में कंप्लीट हुआ। और अल्लाह अल्लाह करके वो बसें आई जिनको देखने के लिए लोग तरस गए थे। K4 का मंसूबा आपकी हुकूमत में शेल्फ हो गया, उसके बाद कहा गया कि जी हम इसको अब FWO के थ्रू कराएंगे और ये हो जाएगा, तमाम चीज़ें हो जाएंगी। उसको शॉर्ट कर दिया गया, उसके MGDs कट कर दिए गए। कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, जितने मिलियन गैलन का वो मंसूबा था उसका आधा कर दिया गया, और अभी भी उस पर किसी किस्म का जो सॉलिड वर्क है वो नजर नहीं आता। मुझे जवाब देने देना, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बिल्कुल सवाल समझ गई। डॉक्टर साहब देखिए, सबसे पहले आपने ग्रीन लाइन की बात की। ग्रीन लाइन का ग्रे स्ट्रक्चर से पिछली हुकूमत बना के गई थी, और जो प्रोविंशियल हुकूमत की आधा फंड देकर बाकी काम करने की जिम्मेदारी थी, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुराद अली शाह ने वहां से अपना हाथ उठा लिया। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मैं चैलेंज कर सकती हूँ, कोई भी जवाब दे दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला किया कि कराची के लिए मंसूबा अहम है, जो ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है उसको जाया बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 100% फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग और उनका स्पेशल इंटरेस्ट लेकर तरजीही बुनियादों में कोविड के दौरान जब दुनिया बंद पड़ी थी, हमने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को, अच्छे ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इसको डिलीवर किया। आप आ जाए नालों पर, 3 शहर के बड़े नाले, महमूदाबाद नाला, उसकी तस्वीरें आप सब ने मीडिया ने आगे कवर किया था कि कितना साफ शफाफ टोटल प्रोजेक्ट रीवैम्प करके, नाला बनाकर, अतराफ की सड़कें बना के, स्ट्रीट लाइट लगाकर, वेस्ट मैनेजमेंट की सिर्फ सिद्रा साहब, वैसे मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूंगा, जो नाले दुरुस्त किए गए वो उसमें फौज का बहुत बड़ा किरदार था, और ये तमाम काम जो है फौज के जरिए किया गया, वरना ना ये इंक्रोचमेंट खत्म। नहीं डॉक्टर साहब, FWO वाज अ कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी है। जैसे वो पूरे पाकिस्तान में ब्रिजेस रोडें बनाते हैं, उन्होंने कराची में आकर कॉन्ट्रैक्ट लेकर फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत ऑफ पाकिस्तान के बजट से, प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर साहब की सिग्नेचर से, अप्रूवल से उन्होंने अपना सिर्फ प्रोजेक्ट डिलीवर किया एज अ कॉन्ट्रैक्टर, और कुछ भी नहीं है। आप उठा के डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि NED ने बाकायदा, NED यूनिवर्सिटी की जानिब से बाकायदा एक प्लान बनाया गया, और उन्होंने रूट कॉज बताया कि महमूदाबाद का जो नाला है वो किस वजह से चोक होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस दरमियान में आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से फिजिबिलिटी तैयार की गई, जो कि सिंध हुकूमत की हिदायत पे तैयार की गई थी। NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये पूरी बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है, मैं आपको बिल्कुल करेक्ट कर देती हूँ। आप भले पूरा डिटेल प्रोग्राम मेरे साथ इसके ऊपर कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया, उसके लिए फंड्स एलोकेट किए। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नीचे सूबाई सतह पे कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए PCIC बनी, प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसके अंदर 3 वफाकी वुज़रा खालिद मकबूल, असद उमर, अली जैदी, 3 सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बैठे, और उसके साथ हमारे जो कोर कमांडर थे वो बैठे, और एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड किया गया। उस कमेटी ने NED के साथ तमाम मीटिंग्स की, NED को सपोर्ट किया। दैट वाज नॉट ऑन प्रोविंशियल ऑर्डर, दैट वाज ऑन PCIC। पॉइंट नंबर 2, कुछ करोड़ रुपए नहीं, 35 अरब रुपए की खती रकम खर्च करके इन तीनों नालों को वो किया। जो उन लोगों के घरों को नालों के एक्सटेंशन में मिसमार किया गया, उनको किराया देके 2 साल का उनको रिहेबिलिटेट किया। तमाम स्टेट मशीनरी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सबको ऑन बोर्ड रखा, और तमाम बिल्स आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरा इदारा बना SIDCL, उनके थ्रू एग्जीक्यूशन हुई। तो इतना ज्यादा शफाफ और स्पीडी काम तो पहले हुआ ही नहीं था। दूसरी बात, आप आज जाके देखिए महमूदाबाद नाले को, और आप उठा के आप गूगल सर्च करके देखें
कि जब महमूदाबाद नाला डिलीवर किया था सूबाई हुकूमत को तो उसकी शक्ल क्या थी और आज उसकी शक्ल क्या है। मसला हमारे नाले और हमारे घर डूबने में है कचरे का। ये शहर 12 से 15 लेकिन सिद्रा इसमें ये बात भी हमें माननी चाहिए कि कुर्बानी की वजह से आप डिस्पोज नहीं करेंगे, आपके नाले नहीं देखिए, कुर्बानी की वजह से भी मैं आज भी कुछ मीटिंग्स में था जिसमें डिस्पोजल के हवाले से बात की गई और उसमें ये पॉइंट भी उठाया गया कि सिविक सेंस लोगों में ना होने की वजह से जो कुर्बानियां ज्यादा हुई तो वो आलाइशें और तमाम चीजें बह के वो भी नालों में फंसी हैं ज्यादा बारिश की वजह से। के मसले को हल क्यों नहीं किया जाता? कितने स्लॉटर हाउसेस सिंध गवर्नमेंट ने बनाए? सिंध गवर्नमेंट ने क्या कोई एसओपी इशू किया? क्या कोई पेनल्टी लगाई सिविक सोसाइटीज पर या लोगों पर या आवाम पर कि आपने किस तरह से शहर को महफूज रखना है? किधर है इदारे? किधर? आप मुझे बताएं, आप हर गली में जाके पूछ लें, लोगों ने अपनी मदद आप करके चंदे करके शहर में चंदा करके अपना कचरा फिकवाया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड गैर हाजिर ही नजर आया है। हमने तो वो भी चीजें देखी है कि ट्रैक्टर से पानी निकाल के फेंका जा रहा था। मैं मतलब ये कोई सीरियसनेस की बात करें, इतने कानून बन गए, इम्प्लीमेंटेशन कहीं है नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को आज से 3 साल पहले सूबे के 29 अजला के लिए काम करना था। आज वो शहर कराची के 7 अजला में भी एक्टिव नहीं है। हमारा वो बदकिस्मत सूबा है जिसके अंदर बेरोजगारी इंतहा पर है, लेकिन हमारा कचरा उठाने के लिए हम टर्की और चाइना से लोगों को मंगवा रहे होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर से कर रहे होते हैं। भाई डिलीवरी किधर है? कचरा सूबा सिंध की हुकूमत नहीं उठा सक रही 15 साल में। अब हाल देखिए, आप इन्होंने जदीद तर्ज के गार्बेज डिस्पोजल सेंटर्स बनाने थे, कहाँ बने? आप अभी चले जाए कॉलोनी कॉस्टवे पे, उल्टे हाथ पे आपको कचरे के पहाड़ नजर आएंगे। आप अभी किसी भी ब्रिज के नीचे चले जाए, आपको नीचे कचरे के पहाड़ नजर खड़े हुए आएंगे। जब तक ठीक है सिद्रा अनमान साहब, मसला हल नहीं होगा, बारिश के पानी और नाले का मसला भी हल नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली सिद्रा इमरान हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी सूरत हाल के ऊपर रोना रोती नज़र आती है। उनका ये कहना है कि अगर कराची के मसले के हवाले से हम आवाज़ उठाएं या किसी के पास जाना चाहें तो किसके पास जाएं? और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपी गठजोड़ को मुरीद इल्ज़ाम ठहराती है कि जी ये जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गठजोड़ है, इसने कराची को तबाह किया है। मेरा नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साबिक़ सेनेटर भी हैं, जनाब प्रोफेसर ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। वालेकुम जनाब। सर खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं जी। सर, कराची की जो हालत रही आपने बिल्कुल विटनेस किया होगा और आप जो है वो बिल्कुल आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये कुदरती आफात अपनी जगह, लेकिन फिर भी शहरों में कुछ ऐसी हिकमत अमलियाँ की जाती हैं हुकूमतों की जानिब से जिनसे कि इन आफात से बचा जाता है। सर, आप क्या समझते हैं कराची में जो हालत हुई बारिशों के बाद, कीमती जानों का ज़िया भी हुआ, कारोबार ज़िंदगी भी रुका और जो घर हैं उनमें भी वो भी ज़ेर आब आए, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? किसको जिम्मेदार समझते हैं? जी हाँ, पूरे मुल्क में ही ये बारिश हुई है। खुसूसी तौर पे जो बलूचिस्तान में सूरत हाल वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है जी। और इन तमाम जगहों पे हमारी पार्टी के कारकुन जो है वो जो कुछ भी अपनी टीमें बना के रिलीफ वर्क कर सकते हैं तो वो कर रहे हैं, आवाम को मदद पहुंचा रहे हैं। यही अगर कराची में भी किया जाए कि हर पार्टी जो है उसके कारकुन आगे बढ़े और बिल्कुल जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट जो है सड़कों पे है, इस तरीके से मदद करके इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत एक खासतौर से वो जो शुमाली इलाका है चित्राल का, यानी वो दरिया जो है वो काट के, और मैं असल में इस्लामाबाद में था, आज दोपहर यहाँ वापस आया हूँ, तो उस तरफ जो हालात थे उन पे ज्यादा तवज्जो थी। तो वहाँ पे हर जगह जो है नजमुद्दीन खान हमारे सदर हैं, उन्होंने टीमें बना के कि भाई लोगों को जो भी रिलीफ पहुंचा सकते हो, जो भी मदद कर सकते हो वो इस वक्त करो।
क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इस वक्त किसी का इंतजार करना कि फलाना ये करे और फलाना ये करे तब जाके हम आगे निकलेंगे, नहीं। ये बहुत सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है और इसमें हर एक को आगे बढ़ के, हर पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। ताहिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि पहले बल्दियाती इदारों का कंट्रोल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास रहा है, तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इस बिगाड़ की जिम्मेदार है जिसकी वजह से शहर ज़ेर-ए-आब आ जाता है अगर थोड़ी तवक्को से ज़्यादा बारिश हो जाए तो? नहीं, ये तो जाहिर है कि आई है, लेकिन ये देख के थोड़ा सा मुझे इत्मीनान है कि बहुत जल्दी पानी निकाल दिया गया। जो मेरी एनालिसिस है वो ये है, क्योंकि पहले भी मेरा तो पहला जो टीवी प्ले था वही बारिश था, कराची में जो बारिश 1970 में हुई थी। वो ये है कि जिस वक्त एक क्लाउड बर्स्ट जो है वो हाई टाइड्स के साथ मिल जाता है और आपको पता है कि ये 12-13 तारीख थी, 12 तारीख पे जब हाई टाइड था उसी वक्त, और उसी वक्त ये बारिश जो थी वो तेज शुरू हुई। फुल मून का वक्त है ये, तो उसमें जरा सा पानी की निकासी में देर लगती है। लेकिन यही है कि और अब भी सूरत हाल आज जो मैंने पार्टी के दोस्तों से बात की है वो ये है कि अंदरून शहर गलियों के अंदर पानी जो है वो मौजूद है कि जिसको इस वक्त पंपिंग करके निकाला जा रहा है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि अगर बल्दियाती इदारे दुरुस्त काम करें और थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए शहर का, तो क्या मुमकिन नहीं है कि बल्दियाती इदारे तो यहाँ पे हैं, खासतौर से मतलब जो एक ज्यादा अफेक्टेड इलाका था जहाँ मैं रहता हूँ, ये हमारा फेज 4 था और यहाँ पे काफी पानी खड़ा हुआ था और बिजली भी कोई 4 दिन बाद आज ही आई है, क्योंकि जब तक के पानी नहीं निकलता तो वो कराची इलेक्ट्रिक जो थी वो बिजली नहीं दे रही थी। लेकिन यही है कि अब इस इलाके में तो बल्दियाती इदारे मौजूद हैं, कैंटोनमेंट के जितने भी हैं वहाँ मुंतखब इदारे मौजूद हैं सारे के सारे, और जाहिर है वो भी कोशिश कर रहे हैं तमाम के तमाम। यहाँ पे नजीब है हमारे वाइस चेयरमैन, वो भी अपने कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि सब मिलजुल के अगर इसे करें तो फिर बहुत अच्छा होगा। ये बहुत आसान होता है कि घर बैठे और हम बयान दे दें, मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक है। अच्छा, तो सर ये भी बता दीजिएगा कि अब बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं जल्द, बल्दियाती इंतखाबात हैं, हालांकि आपकी भी कोशिश रही है कि पहले डिलिमिटेशंस या जो मरदमशुमारी है वो हो जाती है, उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते हैं। आपकी जानिब से जो दरख्वास्त है वो भी दी गई थी। सर जो तरामीम की बात की जाती है सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में, और इस पर एक डेडलॉक भी है, यानी एक तरीके से तमाम पार्टीज़ बैठी लेकिन उसके बाद कुछ पार्टीज़ कोर्ट में चली गई, कोई जो है वो इत्तेफाक नहीं हो सका। आप क्या समझते हैं, क्या बल्दियाती जो कवानीन हैं उनमें तरामीम होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि 140A के तहत जो है बल्दियाती कवानीन बनने चाहिए? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, अव्वल तो आज भी मेरा बयान मैंने आज जारी किया है। जो आदमशुमारी का गलत तरीका एक बार फिर जो हमारे, और मैंने ये कहा है कि CCI बैठे और इस तरीके को सही करे। आज मेरा बयान जारी हुआ है, शायद कल वो मीडिया के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये कि कोई भी कानून, जहाँ तक आपने कानून की बात की, कोई भी कानून साकित जामिद नहीं होता और हालात के साथ उसमें तरमीमात होती हैं जी। तो अब एक मशावरती ग्रुप मुख्तलिफ जमातों का वो बैठा हुआ है और उस पर गौर कर रहा है, लेकिन और एक फ्रेमवर्क समझिए कि वो पहले तय हो चुका है कि भाई इस फ्रेमवर्क के अंदर हमें काम करना है। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसमें सूरत हाल निकल आएगी। बातचीत अगर होती है टेबल पर, मैंने खुद एक जमाने में बातचीत में शरीक रहा हूँ जो बहुत खराब जमाना था और वहाँ भी सूरत निकल आती।
तो मुझे पूरा यकीन है, और ये मैं आपको पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ, और आप देख भी रहे हैं गुज़िश्ता इतने महीनों से कि हम दूसरों को एकोमोडेट करते हैं, उनके नुक्ते नज़र को हम लेके आते हैं, और हम उनके नुक्ते नज़र को ज़रूर एकोमोडेट करेंगे। ठीक है। तो सर यानी आपने मर्दमशुमारी की जो बात की, तो क्या अब ये जो डिफैक्टो और डी जोरो, जिस पर पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में आपसे बात कर चुका हूँ, जिस वक्त पिछली मर्दमशुमारी के नताइज को हतमी शक्ल दी गई थी और काबीना की जानिब से इसको मंजूर किया गया था, तो उस वक्त भी आपका ये कहना था कि डिफैक्टो और डी जोरो जो तरीका होता है उसमें उस पर एहतजाज भी किया गया था। तो सर इस दफ़ा अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की मैं जाएगी? आपसे अर्ज करूं कि ये जो इसका हतमी फैसला किया वो सीसीआई ने किया, जो अपने मुतनाज़िया जो फिगर्स थे उनके ऊपर, और सिंध का इस पर डिसेंटिंग वोट था सीसीआई के अंदर। अब ये सीसीआई के अंदर फैसले इत्तेफाक राय से होते, लेकिन अब वो फिर मेजॉरिटी पे आ गए कि जी जो भी मेजॉरिटी होगी। तो बहरहाल, लेकिन वो जो सीसीआई का फैसला है उसके दो पार्ट हैं। एक तो ये कि इन फिगर्स को वैलिडेट कर दिया जाए, वो मेजॉरिटी से पास हुआ है। दूसरा ये कि जल्द अज जल्द एक सही और ट्रांसपेरेंट, और उसमें मुद्दत भी दी हुई है, ये इतनी मुद्दत में, यानी 31 दिसंबर को वो मुद्दत खत्म हो रही है, एक फ्रेश इलेक्शन कराया, फ्रेश सेंसस कराया जाए जी। तो अब जिस वक्त की ये चीज एक्सेप्ट की जा रही है कि फ्रेश सेंसस की जरूरत है, तो ये बात तस्लीम की जा रही है कि इस वक्त जो आदाद व शुमार हैं वो मुतनाज़े हैं और वो गलत तरीके से हुए। ठीक। अच्छा, अब जो पिछली दफा सुकुम था इसमें गिनती के तरीके ये था कि डिजोरे की गई थी जी। अब उन्होंने खामोशी से ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक एडवाइजरी ग्रुप बना लिया। उस एडवाइजरी ग्रुप में सिंध का एक भी आदमी नहीं था। उन्होंने वर्किंग पेपर बना लिया। वर्किंग पेपर के अंदर उन्होंने एक दफा फिर डिजोरे जो है वो डाल दिया कि साहब डिजोरे तरीके, यानी जिस वजह से वो मुतनाज़े हुए थे उसी तरीक़ेकार पे दोबारा उसी तरीक़ेकार को। अच्छा, ताज साहब आपसे सर क़तल कलामी माफ, आपसे एक बात जानना चाहूंगा। ये जो कानून पास किया गया सिंध असेंबली में, आपको याद होगा एक दिन में कोई 35 जो बिल्स हैं वो पास किए गए थे, क्या उसमें डिजोरे बेसिस पे मर्दमशुमारी का कानून पास किया गया था या फिर नहीं? वो असेंबली में पास नहीं हुआ सर। असेंबली में आपको याद होगा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, बल्कि आपके साथ साथ निसार खोड़ो साहब ने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी कहा था कि सिंध से गद्दारी की है इस मर्दमशुमारी को पास करने। हमने इस वक्त जो है ये सीसीआई का उसमें आता है रिव्यू के अंदर कि सीसीआई क्या तरीक़ेकार मुतय्यन करती है। तो जिस दिन वो कानून पास हुए थे उस दिन असद उमर साहब ने ये एश्योरेंस कराई थी कि जनाब एक फ्रेश होगा और 31 दिसंबर से पहले पहले वो मुकम्मल हो जाएगा सेंसस। ये ठीक है, जो सीसीआई का फैसला है उसके अंदर भी ये है। अच्छा, अब उसके लिए तरीक़ेकार बना दिया गया, और तरीक़ेकार जो वर्किंग ग्रुप ने बनाया है, ये वर्किंग ग्रुप ने कह रहा हूँ, वर्किंग पेपर जो बनाया है एडवाइजरी ग्रुप में, पहली चीज तो ये कि उसमें सिंध की कोई नुमाइंदगी नहीं थी जी। हम डॉक्टर मेहताब करीम साहब को उसमें जाहिर है कि हमेशा बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको रखना चाह रहे थे जी। फिर जिस वक्त के वो आया वर्किंग पेपर सामने, तो मुराद अली शाह एकदम से चौंके, उन्होंने मुझे भेजा कि ताज भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, हमने एहतजाज किया असद उमर से, तो फिर मेहताब करीम साहब को जबकि वर्किंग पेपर बन चुका था उसके बाद शामिल किया गया। ठीक। हाँ, अच्छा, लेकिन वो वर्किंग पेपर बन चुका है। अच्छा, अब इस सिलसिले में मैंने नादरा से भी मीटिंग की है। मैं 22 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर भी ये चीज जो है मैं रख रहा हूँ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी उसके भी एजेंडे पे शामिल की गई है। दूसरी जो प्रॉब्लम एक हुई है बहुत बड़ी, वो ये है कि आपने भी शिकायत सुनी होंगी, और मैं तो क्योंकि वोटर लिस्ट के हवाले से जी जी वोटर लिस्ट के अंदर के
आप 8300 जिस एक वक्त प्रोविजनल लिस्ट चल रही है और एक फाइनल लिस्ट चल रही है। नहीं, आपने 8300 पे आ गया कि जी आपका लिस्ट में ये नंबर है, आप वहां पहुंचे तो आपका नाम इलेक्टोरल रोल में शामिल नहीं। अब जब ये 14 जिले में इंतखाबात आ रहे तो मेरे पास तो अंबार लग गया शिकायतों का कि साहब ठीक। हम गए वहां पे और 830 पे हमारा है, लेकिन problem ये नहीं। है। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जो डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुई, जो कि एक अच्छी कोशिश थी ईसीपी की तरफ से, जी। उसके अंदर ह्यूमन एरर्स बहुत आ गई। यानी अगर कोई वोटर नहीं है घर पे, ये गए वेरीफाई करने, तो इन्होंने आराम से लिख दिया कि उसका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, वो इंतकाल होने पे वो उसका नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया। तो ये प्रॉब्लम सामने आई है। मैंने जो मीटिंग्स की हैं नादरा में और इलेक्शन कमीशन के अंदर कि तो उसके लिए जो तजवीज न सिर्फ ये कि 22 तारीख को हम इस मसले को टेकअप कर रहे हैं और हो सकता है और अच्छी तजवीज भी आए। जो तजवीज मेरे पास है वो ये कि किसी का नाम खारिज ना किया जाए उस वक्त तक जब तक कि बाकायदा डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता और नादरा की लिस्ट से नहीं काटा जाता। ठीक है सर, तक वोटर लिस्ट, यानी जब तक वोटर लिस्ट में रहेगा। ठीक है सर, लेकिन सर आप उम्मीद तो कर सकते हैं कि हुकूमत आपकी, मुख्तसरन मुझे बता दीजिएगा कि अब तो इसमें कोई ऐसा हुक्म नहीं आना चाहिए, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपकी, वफाकी हुकूमत आपकी, सारे इदारे आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो अब तो किसी किस्म का जो वर्किंग पेपर्स हैं वो भी दोबारा बनाए जा सकते हैं, चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, उम्मीद तो है, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट हो रही है सेंसस की और उसमें ये हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ ये है और इसको हम सीसीआई के एजेंडे में डाल रहे हैं कि वो जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफेक्टो बेसिस पे काउंटिंग हो। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर सियासतदान रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताज हज़र साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। आज इनका कहना था कि ये जो मरदमशुमारी के हवाले से जो इसमें फ्लॉज या लैक्यूने हैं उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे कुछ कराची के मौसम के हवाले से। 14 तारीख से एक और सिस्टम के एक्टिव होने की इत्तला दी गई है और कहा यह गया है कि ये सिस्टम भी काफ़ी मजबूत सिस्टम है और जब ये 14 जुलाई की शाम या रात कराची पहुंचेगा तो इससे काफ़ी बड़ी मिक़दार में हमें जो है ना बारिश देखने को मिलेगी, जो कि शायद इस पिछली बारिश जो कि 11 जुलाई को भी शायद उससे भी ज़्यादा बारिशें हों। नाज़रीन, अब एक तरफ तो बल्दियाती हुकूमतों और सिंध हुकूमत के लिए जो है ना वो एक बड़ा चैलेंज है कि इस बारिश के बाद फ़ौरन ही चंद ही दिनों बाद ये एक और सिस्टम आ रहा है और ये बात भी सोचने की है कि पाकिस्तान में या कराची में मानसून का जो ये सिस्टम है ये तकरीबन जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है और अगर इस सीज़न की जो इस मौसम की शुरुआत है उसमें इतनी अगर सिस्टम्स आ रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा। बहरहाल इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीजी मेट सरदार सरफराज साहब, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जी सर, मुझे बताइएगा कि 14 तारीख को जिस सिस्टम की पेशेंटगोई की गई थी इस वक्त क्या पोजीशन है और क्या ये 14 तारीख कोई मुतवक्को है रात में या अब इसमें कुछ आगे पीछे वक्त जो है वो हुआ है? नहीं, तकरीबन सिमिलर कंडीशंस हैं, मतलब जैसे कि आप एक्सपेक्ट हम कर रहे थे तो वैसे ही अभी तो खैर पीछे है भारत पे, लेकिन कल किसी वक्त दोपहर के मतलब सुबह की कह लें कोई 11-12 बजे के आसपास सिंध के कुछ एरियाज में को इफेक्ट करना शुरू कर देगा, खासकर ईस्टर्न सिंध, ऊपर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, सांगर डिस्ट्रिक्ट जो उधर राजस्थान के साथ लगता है, और इसी तरह से नीचे उमरकोट और थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। तो मोस्ट प्रोबेबली कि कराची में भी 2 बजे के बाद यानी आफ्टरनून से होता है, अमूमन आफ्टरनून गर्मी वर्मी पड़ती है तो वो उसको सपोर्ट करती है, फिर हीटिंग, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और फिर इवनिंग में तो बाकायदा बारिश का पहला स्पेल हो सकता है। और इम्कान यही है कि कल रात तक तो ऑलमोस्ट यानी 80-90% को एक तरह से कर लेगा कवर और सिलसिला शुरू हो जाएगा बारिश का, कभी तेज कभी दरमियानी कभी
सर ये सिस्टम कब तक स्टे करेगा, या और कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, ये कितना प्रेसिपिटेशन है जी? तो काफी स्ट्रांग सिस्टम है, जितना जैसे कि ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रांग है जितना कि पहले वाला सिस्टम गुजरा है, जो 3 से कह लें 4 से कह लें 3 जुलाई से लेकर वो 10-11 तक चला है, 7 दिन तकरीबन। तो इसमें भी काफी शिद्दत है उसी तरह की। अब डिपेंड करता है कि इधर जब सिंध पे कल इंटर होगा तो वो फिर सीधा वेस्टवर्ड ही उसका ट्रैक रहता है, या साउथ वेस्टवर्ड होकर समंदर की तरफ उतर जाता है अगर, जो कि ज्यादा इम्कान होती है यहाँ पर आकर समंदर की तरफ वो अपर एयर की विंड्स कुछ इस तरह से होती हैं कि वो उसको उधर ड्रिफ्ट कर देती हैं। लेकिन इवन देन उसमें इतनी है पोटेंशियल के अच्छी खासी बारिश, तेज बारिशें, क्योंकि 3 दिन पे मुहित होगा एटलीस्ट, तो हो जाएंगी सभी जगहों में। सर ये अभी कितनी दूर कराची से मौजूद है, क्या समझते हैं? और आप कह रहे हैं कब अभी तक? तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मतलब हमारा जो कराची से तो मेरे ख्याल में कम से कम 1000 किलोमीटर से दूर होगा अभी, यानी 500-550 किलोमीटर तो थर पार्कर, नगर पार्कर का जो एरिया वो बन जाता है, और उससे ज्यादा है बल्कि डिस्टेंस उसका। तो मतलब कल से उसकी एक तरह से एक्सटेंशन आना शुरू हो जाएगी, असरात आना शुरू हो जाएंगे कल दोपहर से। अच्छा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि सिस्टम कराची की तरफ आए और कराची पे भी इसके बादल छा जाएं? जी कल शाम में बिल्कुल मुतवक्की है। कल यानी मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि आफ्टरनून के बाद इम्कान है कि थंडर शंडर कुछ इस तरह की लाइटनिंग, थंडर, वही पहला इंडिकेशन यही होता है जब बादल कुछ बन जाते हैं इस तरह के, जिन्हें हम लार्ज सीयू क्लाउड्स कहते हैं, तो वो फिर थंडर या लाइटनिंग उस सूरत में 2 बजे के बाद किसी वक्त भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी सर इस साल मुझे बता दीजिएगा कि मानसून का जो सीजन है कब तक लास्ट करेगा? यानी अभी तो ये देखा जाए तो पूरी तरीके से मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और उसमें इतने सिस्टम्स आ गए। हाँ, पहले असल में इस दफा मानसून शुरू से ही एक तरह से ना वो है एक्टिव फेज में है, और अमूमन ये हुआ करता था कि जुलाई के पहले हफ्ते के आखिरी जो दिन होते थे उसमें पाकिस्तान में बारिशें ऊपर खासकर शुमाली पाकिस्तान के जो इलाके हैं वहां पर हुआ करती थी पहले, जो उसकी कोर बेल्ट है, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, इधर उधर। लेकिन इस दफा तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जो है, या दूसरे दिन कह लें आप, सिंध को भी इफेक्ट करना शुरू कर दिया, और पहला स्पेल ही बड़ा तेज है सिंध में भी मामूल से काफी ज्यादा। यानी इन 13 दिनों की अगर मामूल की बारिश आप लें एक तरफ, और दूसरी तरफ जो एक्चुअल हो चुकी है तो वो काफी ज्यादा है, और पूरे मुल्क की अगर एवरेज देखी जाए तो वो भी काफी ज्यादा है, उससे मतलब एवरेज से या मामूल से ज्यादा हो चुकी है। और ये जुलाई के बकिया जितने दिन हैं इनमें कोई कुछ थोड़ा बहुत गैप है, कुछ ब्रेक है, चंद एक दिनों की कोई कभी एक मतलब इस स्पेल, पिछले स्पेल और स्पेल के दरमियान, जैसे सिंध में अभी 2 दिन से हम ब्रेक देख रहे हैं, कोई बारिश नहीं हुई। ऊपर इसी तरह से कोई 1 आध दिन में ब्रेक तो नहीं होती, लेकिन ये कि ऊपर यानी शुमाली इलाके हैं जो पाकिस्तान के, लेकिन ये कि किसी दिन कम पड़ती है तो वो उसको आप पार्शियली। कराची में कब तक लास्ट करेगा, क्या समझते हैं, कब तक रहेगा? 18 जी 17 की रात या 18 तक। नहीं सर, मेरा कहने का मकसद है पूरा मानसून का ये सिस्टम्स आने का सिलसिला कब तक चलता रहेगा, किस महीने तक? ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था ना कि जुलाई के जितने दिन हैं ये ज्यादातर वेटर डेज हैं, मतलब ज्यादातर दिनों में बारिश है। जैसे सर 2020 में 27 अगस्त को जी बिल्कुल बारिश हुई थी, जो कि जी बहुत तेज बारिश थी, और अब ये शुरू में ही हो गई है। तो अब ये सिस्टम कहाँ तक, मानसून का जो स्पेल है या ये जो पूरा सीजन है, ये कहाँ तक चलेगा कराची में, क्या समझ? ऐसे तो देखिए 15 सितंबर तक तो चलता ही चलता है क्लाइमेटिकली, तो 30 सितंबर तक की बारिशों को उसमें मानसून में शुमार किया जाता है। लेकिन जाहिर है तीनों महीनों की जो अगर आप देखें टोटल, तो उसमें सितंबर का लीस्ट कंट्रीब्यूशन होता है, और अगस्त और जुलाई का ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, एक जैसा ही होता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि अगस्त के दूसरे हफ्ते तक या तीसरे हफ्ते तक डेफिनेटली है ऑन एंड ऑफ बारिशें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।